मैं अपने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। मेरे फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर था ही नहीं। एक लड़की को जाना है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा, पेरेंट्स रेडी है क्या। हम लोग लाखों पैसा लगाते हैं यूनिवर्सिटी पे, और 40-50 हजार सब्सक्रिप्शन लेने से पहले हम लोग सोचते हैं। जब मेरा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और एफएमजी की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल रघुवंशी। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो भाई, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। भाई, मैं आज आपके लिए एक इतनी प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली आज का वीडियो एक पॉडकास्ट होने वाली है, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिनको आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। जब मैं रशिया नहीं गया था एमबीबीएस पढ़ने के लिए, तब से मैं उनको देख रहा हूँ और आज मैं उनको अपने चैनल पे इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। और काफी ज्यादा लड़की ऐसी रहती है जो डरती है घर से दूर जाने में, और उनके पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को इतना दूर नहीं भेजना चाहिए। मतलब एक सेफ्टी के हिसाब से, मेंटेलिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ऑर्थोडॉक्स सोचे वगैरह। तो ये वीडियो उन लड़कियों को थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा घर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी सोच उनकी चेंज हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई, मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि अभी मुझे इनकी मीटिंग लेनी है। मैं अभी तक नाम लिया नहीं हूँ, तो चैट जीपीटी ने सीधा इनका मेरे को वीडियो ही दे दिया। और गेस करो मेरे सामने अभी कौन है। भाई, मैं लिटरली इनका जूनियर हुआ करता था कॉलेज में, जब ये मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो आज मैंने इनको हमारे ही चैनल पे इनवाइट किया। इनकी स्टोरी और जर्नी वैसे काफी इंस्पिरेशनल रही। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट कुछ आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम हमारे चैनल पे। जी। तो दीदी, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड बहुत सारे लोग ओरेंबर्ग के बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे, तो उन सभी जूनियर्स को मेरा बहुत हेलो। एंड मैं ओरेंबर्ग को सच में मिस करती हूँ। बाकी तो आपको पता ही है, यश। यश के साथ मैं आपको यश का इंट्रोडक्शन देती हूँ। यश और मैं मतलब हम लोग पहले नहीं बात करते थे, फिर हमारा करना थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ था। काफी एंड एंड में, जब हम लोग लाइक गणपति बिठाने वाले थे। लाइक हम लोग अपने घर से दूर थे, एंड हम लोग मतलब गणपति बैठता है वहां, मतलब जिस टाइम पे अराउंड अगस्त में। तो उस टाइम पे हम लोग घर को बहुत मिस कर रहे थे, तो यश की मेरी तब से बात हमारी ज्यादा हुई थी। पहले तो थोड़ी बहुत होती थी, तो तब से हम लोग यश और मैं काफी क्लोज आए थे, हमारी काफी अच्छे से बात होती थी। एंड हमने गणपति सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया था, जिसमें यश ने अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो बहुत ही अच्छे और प्यारे जूनियर ये मेरे रहे हैं औरंगाबाद की हिस्ट्री में। अब आप बोलिए यश। गणपति की बात से याद आया, आपको पता है आप पहले थे जिन्होंने गणपति ऑरेंजबर्ग में स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना। उसके बाद क्योंकि से हम ही लोग गणपति स्टार्ट हुए ऑरेंजबर्ग एग्जैक्ट में। क्योंकि जितने भी हम मराठी लोग होते हैं, हमारे लिए गणपति बहुत बड़ी बात होती है। एंड हम लोग मिस करते हैं गणपति के लिए। तो उस टाइम पे हमने वो जो गणपति की आइडल होती है, मूर्ति होती है, वो हमने खुद बनाई थी उस वक्त, जिसमें यश ने लाइक हमें बहुत हेल्प किया था वो मूर्ति बनाने में। लेकिन देखो, आपको मैं एक मेन चीज बताता हूँ। जो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट अभी, इनका इंट्रोडक्शन यही नहीं खत्म होता है। आप अगर इनके चैनल पे जाओगे, इंस्टा पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भाई तब जाके आपको इनका ओरिजिनल जो है इन्होंने करके रखा स्ट्रगल, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो डॉक्टर चित्राली, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन जनता की तरफ से ये है कि आपको किसने बताया था रशिया के बारे में? देखिए, रशिया के बारे में मेरे ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो चुके थे। एंड मेरा ऐसा था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो मेरे एक सीनियर थे ऑरेंजबर्ग के ही, जो ऑरेंजबर्ग से पास आउट है। अभी तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट जिस टाइम मैं ऑरेंजबर्ग गई थी 2019 में, उस टाइम वो थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे। तो उनके थ्रू मुझे पता चला था ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में। बट ऑरेंजबर्ग की फीस मतलब ज्यादा थी, एक लेवल वाली यूनिवर्सिटी है। तो मेरा ऐसा था कि उस वक्त क्रीमिया जाने का, कि मतलब रशिया में क्रीमिया की फी मेरे टाइम पे 2 लाख रुपए थी। तो बट मेरा क्रीमिया हो नहीं पाया, क्योंकि क्रीमिया की डेट चली गई थी। तो फिर इसके ऐसा मेरा रशिया में ऑरेंजबर्ग डिसाइड हुआ था। ओके, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको किसी सीनियर ने ही हेल्प की थी जी। एडमिशन लेने में। काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का ऐसा एक रहता है ना कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां मुझे भी मैसेज करती है कि भैया कोई, मुझे घर से दूर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और बात रही ऐसी कि पेरेंट्स थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सोच है। तो ये सब मैटर करता है अगर रशिया से कोई लड़की एमबीबीएस करने का सोच रही है तो? देखिए, मैं खुद बहुत ही मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा डर रहे हो कि कैसे होगा, पहली बात तो 2 चीजें होती है। एक, लड़की को जाना है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा, पेरेंट्स रेडी है क्या। बिकॉज पेरेंट्स जो है, वो बच्चों को बाहर भेजने के लिए बहुत सोचते हैं, और स्पेशली लड़कियों के लिए डरते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, लाइक हम बाहर भेज देंगे, फिर वहां पे सेफ्टी का कैसे होगा। रशिया में लड़की अकेले कैसे रहेगी, कैसे क्लासेस मैनेज करेगी। तो जितने भी पेरेंट्स का अगर ये है कि कैसे रहेगी, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जितना एक लड़की इंडिया में खुद को सेफ नहीं फील करते, उतने ज्यादा आपको रशिया सेफ फील करेगा। ठीक है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा
कि मैं रशिया में सेफ नहीं हूँ। एग्जैक्टली मैं भी यही कहता हूँ कि पहला स्टेप तो तुम लो, बाकी का तो तुम्हें खुद दुनिया पता चल जाएगी कि एक्चुअल में क्या सीन है, कितना सेफ्टी है। और मेरे हिसाब से अभी देखा जाए ना, तो जितने मुझे भी 5 साल हो गए रशिया में, तो यही बात पता चली कि भाई रात को 3 बजे भी लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सेफ है बिल्कुल। रशिया में। मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मतलब लड़कियों का कुछ ऐसा गलत हुआ वहां पे, किसी रशियन लड़के ने छेड़ दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा वो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, क्योंकि जी। एक तरह एंड से देखा सेम जाए हमें तो भी हम ये उनके करना लिए अर्निंग चाहिए। सोर्स भी है। हाँ, हम भी जी। करते ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप रशिया आ गए, आप लैंड हो गए, सबसे पहले जब हॉस्टल में आपने कदम रखा था, बेसिकली देखो देखा जाए तो आप 3 साल या 4 साल, 3 साल ना, 4 साल, कितने चार साल, साल 4 साल, ओके 4 साल आप ऑरेनबर्ग में थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि आपका जितना भी स्ट्रगलिंग फेज रहा है वो ऑरेनबर्ग में ही रहा है। तो ये क्वेश्चन है ऐसा है कि जब पहले दिन आपने हॉस्टल में जब कदम रखा था, तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं किस जगह पे आ गई हूँ, मैं क्यों ही आई यहाँ पे? देखिए, मैं अपने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा हॉस्टल चाहिए या बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए। ऐसा मेरा कोई भी डिमांड, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था। बस इतना था कि पढ़ा दो और मुझे पढ़ना है। बाकी इसके अलावा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे हमारे एयरपोर्ट पे हमें सीनियर्स लेने आए थे, जिसमें से हमारी सीनियर विशाखा दीदी, जो कि खुद नागपुर से हैं। तो विशाखा दीदी हमें लेने के लिए आए, हमें एयरपोर्ट मतलब हॉस्टल पे लेके गए। पहले ऐसा तो था औरंगबल में हमारे टाइम पे कि आते ही मेडिकल टेस्ट होते थे। मतलब कि आपका स्किन और डैंड्रफ उस टाइम पे आते से ही चेक होता था बच्चों का। तो ये चीज हमारा पहले हुआ था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फिर हमें मतलब मेस में 9th फ्लोर पे लेके गए। एंड उसके बाद हमें वहां पे हमने मेस में खाना वगैरह खिलाया। फिर हमें मतलब बच्चों को जो है सबको रूम वगैरह अलॉट हुए थे। तो तब से ही मतलब औरंगबाग ने अगर मुझे कुछ दिया है तो वो सिर्फ बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। बहुत ही अच्छे सीनियर्स, जो कि और मेरे अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने सीनियर्स के साथ ही मेरी बॉन्डिंग रही है। एज कब सीनियर्स एंड जूनियर्स दोनों, मेरे ईयर वालों के साथ मेरा कभी मैं उतना इंटरेक्शन मैंने कभी किया ही नहीं। ठीक है, कभी ऐसे, बिकॉज मैं पहले जब मैं औरंगाबाद में थी मैं काफी इंट्रोवर्ट इंसान थी और मैं काफी कम बात करती थी। तो मुझे मेरे सीनियर्स, मेरे रूममेट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रद्युम्न भैया, सूरज भैया, ये वाले ग्रुप से कनेक्ट हो गई। तो मैं फिर उनके साथ मैंने रहना चालू हुआ। तो यस, यूनिवर्सिटी से मैं अगर बोलूंगी तो बहुत अच्छे, आप मुझे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले, ये चीज है। तो बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे जाके ऐसा रैगिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। मेनली यही है कि सीनियर्स आपको अगर अच्छे मिल गए तो आपकी लाइफ सेट है, पूरे 6 साल सेट है आपके। तो मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था इसी से रिलेटेड। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि एमबीबीएस कर रहे हो तो मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी आपकी लाइफ थोड़ी सी पास्ट में देखते हो, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप रिग्रेट करते हो कि काश मैंने उस टाइम ये चीजें चालू कर दी होती? देखिए, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आपको बस उसे इंटरेक्शन करना है अपने टीचर्स के साथ, एंड वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी बच्चों को ये धीरे धीरे पता चल जाता है कि आप टेलीग्राम वाले जो पायरेटेड लेक्चर्स होते हैं हम उसे खरीद लेते हैं। अपने 40, हम लोग लाखों पैसा लगाते हैं यूनिवर्सिटी पे, और 40-50 हजार सब्सक्रिप्शन लेने से पहले हम लोग सोचते हैं कि अरे इससे तो काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों की, ये गलती मैंने खुद करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बिकॉज जो चीज अगर आपने एक सब्जेक्ट कर भी लिया, ठीक है, तो उसका आपको पता तब चलेगा कि आपका सब्जेक्ट वो हो गया है, तभी आपको पता चलेगा जब उसके आप क्वेश्चंस करोगे। एंड हम लोगों के पास क्वेश्चन करने का कोई सोर्स नहीं होता, हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, हम क्वेश्चंस नहीं करते। ये एक गलती है। तो जितने भी लोग इस साल ज्वाइन करेंगे या अभी अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, तो प्लीज एक, अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहते हो वैसे भी पढ़ो, बट आप एक कोई प्लान लेकर के उससे क्वेश्चंस करो, जो कि मैंने मेरे से जो मैंने नहीं किया। मैंने अपने 5th ईयर के एंड से ये स्टार्ट करा था, जिस साल मैंने फिर मैनो लिया, ये चीज है। मतलब देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी में आप हो, उससे एफएमजी के मार्क्स का लेना देना है कि नहीं है? क्या आपका सेल्फ स्टडी ही मैटर करता है? देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और एफएमजी की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। एंड चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एफएमजी लेवल का नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज वहां पे आपको सब जगह पे रशियन टीचर पढ़ाएंगे। अगर आपको रशियन टीचर पढ़ा रहा है तो उन्हें नहीं पता कि लाइक आपके अगर अनीमिया से आपको क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल सा, तो आपको क्या केस देंगे। ठीक है, तो उस वजह से अगर ऐसा नहीं कि वो टीचर्स नहीं चाहते, दे आर वेरी गुड इन टीचिंग, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। हमारे पैथ एंड आर्ट के टीचर बहुत अच्छे हैं औरंगबाग में। थोड़ा सा सर्जरी के टीचर्स मतलब उतने सही नहीं है, या थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हमें उनसे पढ़ना, एडजस्ट करना। तो ऑरेंज पैथनेट का बेस्ट टीचर है शालिगोवा मैम, जो आपको भी पता है कि एग्जैक्टली, एनाटॉमी की कितनी अच्छी एनाटमी मैम है की करके। वन ऑफ द बेस्ट अगर आप, फैकल्टी है। पूरे रशिया जी में भी अगर आप कंपेयर करें तो बेस्ट फैकल्टी है। बोल सकते हैं शालिगोवा मैम को, आप सोचो कि आपको शालिगोवा मैम जैसी मैम इंडिया में नहीं मिलेगी। तो फैकल्टीज बहुत अच्छी है, बट बच्चों को भी पढ़ना चाहिए।
एंड आपको बट उन्हें नहीं पता कि एनाटमी हमें हमें कैसे पढ़ाया जाएगा, सीएनएस, पीएनएस, फिर आर्टरीज, फिर वेंस, ये एक रेगुलेशन होगा। अब उन्हें नहीं पता है कि एनाटमी में आपको कैसा केस आएगा, एफएमजी में कैसा पूछा जाएगा। तो कितनी भी बेस्ट फैकल्टी हो, टीचर्स में दिक्कत नहीं है, बट वो आपको एफएमजी की प्रिपरेशन के लिए, एफएमजी के लिए नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज उन्होंने एफएमजी का पेपर नहीं देखा होता है। तो एफएमजी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए सेल्फ स्टडी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनिवर्सिटी का बेसिकली कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो जो कि प्रॉपर एनएमसी के गाइडलाइन फॉलो करती हो। और बाकी मैंने बिल्कुल। जो आपने बताया कि टेलीग्राम पे वो वीडियो पे तुम ना जाओ, सीधा एक कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन ले लो। जब 20-25 लाख आपने लगाए हुए हैं, तो 40-50 हजार लगाने में मत इतराओ। सीधा सिंपल सी बात है, एक अच्छा सब्सक्रिप्शन ले लो भाई। और कोई भी प्लेटफॉर्म ले, या एक कोई स्पेसिफिक आप बताना चाहोगे? देखिए, मैंने तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए, अलग अलग सोर्स नहीं यूज करना चाहिए। बट जैसे हम लोग, अगर जितने भी बच्चे नीट वाले होते हैं, उन्हें पता है कि सिर्फ एक कोचिंग में तीनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते। वैसे ही मतलब हम टीचर्स को तो नहीं जज कर रहे हैं, बट हर एक प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाले जो टीचर है, हो सकता है कि आपको उनका ना जमे। अब जैसे आपको दीपक मारवा सर पेपलाडर में मिलेंगे, बट रोहन खंडेलवाल सर सर्जरी के लिए आपको मैरो में मिलेंगे, एंड प्रीतेश सर पेपलाडर में भी अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि अब किसी को प्रीतेश सर का भी जम सकता है, किसी को रोहन खंडेलवाल सर का मैरो का भी जम सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग पढ़ना है, चलो ये बात तो मान ली मैंने कि कोई कोई प्लेटफॉर्म पे कोई कोई टीचर बेस्ट है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ईयर है जब से हमने एक्चुअल में एफएमजी की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, जितने भी बच्चे हैं उन्हें सेकंड, अभी जो पेपर हुआ बच्चों को पता ही है कि पेपर का कैसा लेवल था। उसके बाद तो सेकंड ईयर से बच्चों को पढ़ना चालू कर देना चाहिए। बट जब हम सेकंड ईयर में से पढ़ते हैं, सभी लोग नीट पीजी के हिसाब से ही पढ़ते हैं, मतलब नीट पीजी के लेक्चर्स लगा के ही पढ़ते हैं। फिर हम जैसे फिफ्थ ईयर तक के आते हैं, फिर फिफ्थ ईयर में हम अपना जो, मतलब जो आप प्लान सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है एफएमजी में स्विच करने का और नीट पीजी का स्विच करने का। तो फिफ्थ ईयर में आकर के बच्चे जो है अपना एफएमजी में स्विच करके एफएमजी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो पहले बेस बनता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो अब आप अपना सेकंड ईयर से पढ़ो। फर्स्ट ईयर में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में बच्चे एडजस्ट करते हैं एकेडमिक्स के साथ, नए एटमोसफेयर के साथ, एंड क्लासेस बहुत ज्यादा टाइम के होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपके लिए मुश्किल होगा पढ़ना, क्लासेस मैनेज कर लो, वही थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। बाकी आपको सेकंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा वो स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं आपने। क्या ये आपकी एफएमजी की प्रिपरेशन चल रही है कि नीट पीजी की चल रही है? नहीं नहीं, एफएमजी की है, बट मेरा मतलब पूरा इस वॉल से लेकर के पूरा ऐसे पूरा आगे का मेरा दीवार जो है वो, मतलब मैंने भर दिया था। क्योंकि मुझे चीजें जल्दी याद नहीं रहती, मुझे टाइम लगता है चीजों को याद रखने के लिए, मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो जो चीजें मुझे याद नहीं होती थी, तो लाइक जैसे अभी जिस टाइम नींद आ रही है, आप खाना खा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये चीजें देखो, तो वो आपके दिमाग में रोज देखोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा है। ये बात तो है, लेकिन मेडिकल की मैंने भी जितना देखा है, अगर सामने चीजें रख दी जाए ना, तो दिमाग में रहती है बहुत लंबे टाइम तक। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक लड़की थी, उसने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन बेसिकली। उसने मुझे ये कहा था कि भैया मेरी एज 24 है, और उसके मॉम का हेल्थ इशू था थोड़ा सा, तो वो इशू के वजह से उसको थोड़ा लेट हो गया। वो अभी से जर्नी स्टार्ट करना चाहती है, 24 ईयर्स ऑफ ओल्ड। और उसके नीट में नियर अबाउट 360 to 400 मार्क्स है। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा कि आप क्या सजेशन दोगे? क्या उसने स्टार्ट करनी चाहिए अपनी एमबीबीएस की जर्नी? बिल्कुल वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज भी उन्हें 24 की एज में लग रहा है कि उन्हें करना चाहिए, तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आगे वो नहीं करेंगे, तो उन्हें हमेशा ये लगेगा कि काश उस वक्त मैं कर लेती। इससे अच्छा कोई दिक्कत नहीं होती, 24 के भी आपको एटलीस्ट 2-3 लोग मिल जाएंगे जिनकी एज अराउंड 23-24 होती है। बहुत सारे बच्चे एमबीएस अब्रॉड में ऐसे आते हैं जो बीएससी करके आते हैं, बीएमएस करके आते हैं, बी फार्मा करके आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 24 की एज में उन्हें मन से लग रहा है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए, बट उसमें उनकी इच्छा होनी चाहिए। तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है करने। एफएमजी जर्नी के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे आपने एफएमजी के लिए पढ़ाई की और आप एफएमजी का पेपर देने गए, तो उस टाइम जब आप हॉल में बैठे थे एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा था? देखिए, मुझे मेरे फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर था ही नहीं, ठीक है। मुझे मेरी फैमिली का नाम, पहली बार मैं पेपर भी नहीं दे पाई, फिर भी तब भी मेरी मम्मी ने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला, ठीक है। तो मुझे मतलब मेरी फैमिली मुझे बहुत लेकर के सपोर्टिव है, एंड उन्हें पता है कि मैंने मेहनत करी थी करके, ठीक है। तो मेरी फैमिली का मुझ पे कभी, मुझे फैमिली का कभी कोई टेंशन नहीं रहा कि ये लोग क्या बोलेंगे। इवन जब मैं पेपर दे रही थी एपीएमजी का, जैसे पेपर चल रहा था, एंड मैं पेपर के बाद मैं बाहर आई, और उसके बाद मैंने अगर उन्हें सीधा बोला, अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे एक शब्द भी मत बोलना। उन्होंने बोला कि हम क्यों बोलेंगे, जब हमने देखा है कि मैं 5:30 बजे उठकर 6 बजे पढ़ने के लिए बैठती थी,
एंड मैं अराउंड रात के 10-11 बजे तक के मैं कंटिन्यू कर पढ़ती थी। उसमें मेरा 1 घंटे का ब्रेक होता था, ठीक है। 20-20 मिनट के मैं 3 ब्रेक लेती थी और 1 घंटे का बड़ा ब्रेक। तो उसके बाद उनका कुछ मुझे बोलना, मतलब वो मैंने तो बोला, बट फिर भी अगर नहीं भी होता, ठीक है, क्योंकि जैसा पेपर था उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि पेपर के टाइम पे मतलब इंसान नहीं सोच पाता है। जैसे अपन अपन पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। एफएमजी का पेपर का दिक्कत ही है कि भाई हम 7 बजे से जाकर के अंदर बैठते हैं, जबकि पेपर 9:30 बजे स्टार्ट होता है। तो वहां पे इंसान मतलब उस माहौल में बैठे रहना, सारे लोग हैं, ऊपर से वहां पे ना कूलर चल रहा है ना फैन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन। इंसान पूरा टाइम डरते रहेगा कि मेरा पेपर कैसे जाएगा, मेरा पेपर कैसे जाएगा। एंड अचानक से पेपर स्टार्ट होता है, मतलब आपके स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। इंसान मतलब एक रिलैक्स मोड में, अचानक से आपका पेपर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस देना स्टार्ट करते हो। सरप्राइजिंग थिंग जो थी वो था वीडियो क्वेश्चंस। जब वीडियो क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो पता नहीं था कि ये वीडियो है करके। और मतलब क्योंकि इससे पहले कभी था नहीं, तो नया नया चीज था, पर वहां पे बटन थी प्ले करने की। तो मतलब इतना तो सबने, मतलब किसी किसी ने सोचा ही होगा कि इसको करके देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारे अलग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, एफएमडी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। किसी ने सोचा नहीं था कि फोरेंसिक के क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब एक हर सब्जेक्ट का एक जोन होता है, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। वैसे ही इस बार हमने बहुत, हर बार जैसे नेहा तरीजोनल पीएस में पढ़ाती है, उन्होंने बोला था कि वैक्सीन के बिना पेपर नहीं बनेगा। वैक्सीन में से पहली बार पेपर नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो प्रेडिक्टेड पेपर नहीं था और बहुत डिफिकल्ट था। जिसका भी पेपर 1 खराब गया होगा, पेपर 1 होता है, फिर उसके बाद आपका 1.5 से 2 घंटे का ब्रेक होता है। उस 1.5-2 घंटे में मैंने हर बुक में मतलब वो लगा के रखे थे बुक मार्क्स, कि जितने भी कैंसर्स हैं वो लास्ट मिनट मिनट पे आपको देखने हैं। बिकॉज बहुत सारी फिटको की जो स्टेजिंग होती है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। तो मैंने वो सारे कैंसर्स पढ़े और उसके बाद पेपर 2 हुआ। पेपर 2 में के लिए भी अंदर जाके आपको 1 घंटा पहले पेपर के लिए अंदर भेजते हैं। एंड आपका पेपर 4:30 बजे तक के खत्म हो जाता है, 4:30 बजे तक के। तो पेपर के बाद मुझे नहीं समझ में आता होगा नहीं होगा करके, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। और जैसा मैंने सोचा था, मैं मुझे पता था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, बिकॉज पिछले बार एफएमजी का पासिंग परसेंटेज बढ़ा था, 19% से 24% हुआ था। तो इस बार ऑब्वियसली कम होगा, उनको कम करना ही रहता है, एक और सिर्फ 19 पे ही मेंटेन रखते हैं एफएमजी का, ज्यादा बढ़ने नहीं देते। तो प्रेडिक्टेड था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, बट जितना इस बार आया उतना मैंने नहीं सोचा था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, ऐसा ये चीज थी। ओके। एंड एंड प्रिपरेशन की वजह से पहली बार जब मैं पेपर नहीं दे पाई, तो उसके बाद मेरे लिए फिर से दूसरी बार पेपर के लिए पढ़ना, फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि मतलब सबका हो गया है, सबको लगता है कि लाइक सबका हो गया, मेरा ही रह गया, और मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा। तो उस वजह से फिर से पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। बट धीरे धीरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैंने पढ़ा। लाइक लाइक मेरे जूनियर्स ने मुझे बोला कि दीदी आपका हो जाएगा, आप करो। आपका ऐसा तो नहीं कि आपका नहीं हुआ है, आपने पेपर नहीं मेरा दिया भी था। एक मैसेज था उसमें से, अगर आपने पढ़ा होगा तो। जी जी जी। मैंने भी आपको तो किया था। तो वो टाइम तो मेरे लिए काफी खराब टाइम था। हाँ, समझ सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है पेपर के लिए, और कुछ एक टेक्निकल एरर की वजह से अगर आपको एग्जाम देने ना मिले तो और बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ दे के फेल हो गए, कुछ जी बिना करे एग्जाम देने भी नहीं मिला ना। जो मेहनत की थी वो अप्लाई भी नहीं हुई कहीं, और फिर ऊपर से फिर से दोबारा वही स्टार्ट करो। तो कोरिलेट कर सकते हैं हमारे नीट वाले जर्नी से वापस। बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से कॉन्फिडेंस इतना संभाल के रखना, मेंटली खुद को एकदम स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दिनों। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपके लिए। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हो, बच्चों को मोटिवेट करते हो एमबीबीएस जर्नी के लिए। आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अपना फ्यूचर एज ए एमबीबीएस चुना होगा। तो एक सोशल मीडिया ने आपको आपके लाइफ में कैसे हेल्प किया आगे देखिए, बढ़ने में? सोशल जब मेरा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैंने थर्ड ईयर के ओरेनबर्ग के बाद अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, बिकॉज थर्ड ईयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर इन 6 years ऑफ योर एमबीबीएस जर्नी। तो उसके बाद मैंने अपना जो है स्टार्ट किया था। मेन मेरा स्टार्ट करने का उस वक्त ये था कि मुझे पढ़ाना और नोट्स शेयर करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। बाद में तो ब्लॉगिंग एंड सारी चीजों में तो मैंने बाद में, मतलब कि बाद में आ गई थी, वरना मैंने स्टार्ट इसी चीज के लिए करा था। तो जब मेरा ये पेपर इवन नहीं भी हुआ था, तब मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला कि आप पढ़ो, ठीक है। तो वो जूनियर्स, वो बच्चे, इसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है। एंड सबसे ज्यादा टाइम मैंने अपना एक पढ़ाई और दूसरा सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इन दो चीज पे मैंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। बिकॉज इस चैनल पे लिटरली मैंने रोज लाइव किया है, जो कि किसी के लिए, कोई भी अगर सोचेगा कि अगर रोज आप लाइव करो 3-3 4-4 घंटे के लाइव सेशंस, उसके साथ अपनी पढ़ाई, उसके साथ अपना पार्ट टाइम जॉब और अपना कॉलेज, इसके अलावा आपकी कोई जिंदगी, आपके पास कोई पर्सनल टाइम इसके अलावा नहीं बचेगा। तो इतना मैंने इसको अपना अपना दिया है बेस्ट, बट उससे मुझे आउटपुट भी बहुत अच्छे से मिला है।
नो डाउट कि मतलब मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी स्टेबल थी। बिकॉज चाहे आईफोन हो चाहे लैपटॉप हो, मेरी सारी जिद मेरे पेरेंट्स से पहले ही, और इनको आने से पहले ही मेरा और पूरा एप्पल का इकोसिस्टम था, जो कि मतलब मेरे पेरेंट्स को मैंने जिद करके भले ही ईएमआई पे लिया हो, बट ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से दी थी। मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन औरंगाबाद में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा था कि मेरा एजुकेशन लोन था, तो मेरा फीस जो था वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा पड़ रहा था, एक वन ऑफ मेरा रीजन था। तो उस वजह से फिर मैंने उसके बाद जब ट्रांसफर लिया तो मुझे चीजें थोड़ी कम पड़ी मेरे बजट के हिसाब से, फिर मुझे फिफ्थ सिक्स ईयर के लिए लोन भी नहीं लेना पड़ा, मेरा लोन वरना अभी और बढ़ जाता। ऐसी चीजें, तो सोशल मीडिया ने मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे वो एग्जाम देने से हो, अगर मुझे बहुत बार सोर्स मतलब यूट्यूब से या सोशल मीडिया से बहुत बार हेटरेट भी मिला है, बहुत बार लोगों ने ट्रोल भी किया है, और बहुत बार कुछ बच्चों ने आकर के सपोर्ट भी किया है। तो इट्स लाइक टू ऑप्शन तुम्हारे सामने, तुम्हें पॉजिटिव लोगों को देखना है, तुम्हें नेगेटिव लोगों को देखना है। एक तुम्हें बोलेगा कि तुम दलाली कर रहे हो, दूसरा तुम बोलेगा कि दीदी हम आपकी वजह से पढ़ रहे हैं। तो वही चीजें हैं, तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं, तुम किसको देखते हो? जिसने नेगेटिव कमेंट करा सीधा उसको हटा दो, बस बात खत्म। और मैं आपको एक चीज बता दूं, भले ही आप ऑरेंज से समारा से निकल गए, लेकिन जो फार्मा के नोट्स आपने क्लासिफिकेशन बनाए थे, वो ना कार के बीच और फिर इंडिया की भी होती है एक, मुझे याद भी नहीं आ रही अभी, केडी त्रिपाठी। केडी त्रिपाठी, एग्जैक्टली इन सब किताबों से भी ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन किसी ने लिखा था, जो कि एक्चुअल में आपको तो पता है फार्मा डिपार्टमेंट औरंगबाग का कैसा है, उनको क्लासिफिकेशन हर टीचर का एक पर्टिकुलर है, और उनको अपना अपना ही क्लासिफिकेशन चाहिए। तो बस एक आपका ही ऐसा क्लासिफिकेशन था, कुछ 58 पेजेस का था आई थिंक, आपने पूरा हाईलाइट करके लिखा था। और मुझे याद है मैंने एंटीबायोटिक से पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब आप भले ही वहां से निकल गए हो, आपका नाम अभी भी औरंगबाग में थ्रू द नोट्स चलता ही है। तो बहुत अच्छी बात लगती है ये। फर्स्ट टू सिक्स्थ ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझता ही नहीं, वो आज साल कब आता है कब निकल जाता है। सेकेंड ईयर में एनेट की एग्जाम होती है। फिर थर्ड ईयर आता है जिसमें हमें 7 पेपर्स की 7 बड़ी बड़ी एग्जाम देनी पड़ती है, और उसमें अटेंडेंस बनाओ, रेटिंग बनाओ। तो आपको पूछना चाहूंगा मैं, ऐसे कौन सा ईयर था जिसमें एकेडमिक्स आपको सबसे मुश्किल लगी, और ऑब्वियसली जो थर्ड सबसे ईयर। एफएमजी में भी आया, उसमें सबसे ज्यादा एफएमजी में आया? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर आपको पास करने के लिए। बड़े बड़े आपको 7 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वो ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे आपको खाना बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। खाना बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। तो इस ईयर में आपको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको पेपर भी कितना बैक टू बैक आते हैं, मतलब आपको ज्यादा गैप भी नहीं होता इन पेपर की वजह से। 4-5 दिनों मतलब का ही सब, होता है। हाँ, बट सब बच्चे पढ़ना चालू कर देते हैं। उनको पता है कि अपना 1 महीने बाद पेपर है, तो 1 महीने पहले सारे सारे सब्जेक्ट खत्म करके बैठे होंगे, फिर पेपर के लिए फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चे भी उस हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब एक लेवल का ही पढ़ते हैं। तो इस वजह से इसका एफएमसी पासिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा रहा है। तो आखिरी के 2 सवाल लास्ट, आपका भी मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो ये 2 सवाल कोई में हम दिक्कत खत्म करते हैं। पहला सवाल तो ये कि आप एक रिलेशनशिप एडवाइस क्या देना चाहोगे, भले वो दोस्त रहे या कोई भी आपके लाइफ में ऐसा है कि, मतलब आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब, एज ए एमबीबीएस एक रिलेशनशिप एडवाइस होती है, आप जा चुके हो इन सब चीज़ों से। और दूसरा सवाल ये कि आप अभी अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो फॉरेन में, तो आप अपनी लाइफ किस तरह से जीते। तो ये 2 सवाल है। देखिए, सबसे पहले रिलेशनशिप अगर आप एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अनटिल एंड अनलेस 90% ऑफ रिलेशनशिप रशिया के सही नहीं होते। इट जस्ट एक टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि आप रिलेशनशिप में आए ही नहीं। ऐसे 10% रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे को आप ग्रो करने के लिए हेल्प करते हो, कि हाँ तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ूं। ऐसे वाले अगर आपका रिलेशनशिप है, बहुत बहुत लोगों का है ऐसा, ठीक है, बट बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो अगर आपको ऐसा पार्टनर या इंसान मिले, तो आप अपनी रिलेशनशिप के साथ जो है कंटिन्यू करिए। और एल्स आप ऐसा ऐसा सोचिए भी नहीं कि मुझे रिलेशनशिप में आना है। बहुत बार बच्चों को ये लाइक दूसरों को देख करके लगता है कि नहीं यार वो तो है, वो भी है, वो भी है। इस चक्कर में आधे लोग जो है अपनी लाइफ खराब करते हैं। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप दोस्त के हिसाब से बोलोगे तो बिल्कुल आप दोस्त बनाओ, सब करो, बट बहुत कम फ्रेंडशिप्स होती है जो एंड तक के जाती है। बिकॉज जब पहली बार बच्चा आता है, सब लोगों का एक ग्रुप बनता है, सब लोग लाइक उसको फैमिली नाम देकर के, फिर उस ग्रुप के और ग्रुप बनते हैं, ये चीजें होती है। तो एंड तक की फ्रेंडशिप भी रहना बहुत मुश्किल होती है। तो रेदर देन बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने से अच्छा, अगर आपको एक दो सही लोग इंसान मिले, बिल्कुल आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखिए। और एल्स मैं तो आपको हमेशा से बोलूंगी कि आपके सीनियर्स के साथ आप हमेशा अपना जो है फ्रेंडशिप रखिए। सीनियर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो। बिकॉज आपके सीनियर ने वो लाइफ जो आप स्टार्ट कर रहे हो वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो है वो जी ली है। तो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं।
अभी एंड उसके अलावा अगर आपने पूछा कि अगर मैं मतलब रशिया में कोई चीज थी, क्या आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी? मैं था कि अगर आप अभी अपनी एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करते तो वो किस तरह से हाँ, स्टार्ट करते? तो अगर देखिए, अगर अभी मैं अपनी एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करती और मुझे इतनी सारी नॉलेज तब होती, तो मैं फर्स्ट ईयर से काफी सारी चीजें करती। और मुझे एक एग्जाम देना था, तो वो एग्जाम के लिए मैं और अच्छे से पढ़ती, और मैं वो एग्जाम पहले ही मतलब लाइक आप अपने सेकेंड ईयर के बाद ही जो भी एग्जाम देना चाहते हो स्टेप वन सुन के दे सकते हो। तो वो यूएसए मैं में लिखा? उस यूएसएमएल का, एएमसी का और क्लैट का, तीनों का स्टेप वन आप अपने सेकेंड ईयर के बाद दे सकते हो, क्योंकि ये तो इसमें बहुत सिर्फ अच्छी 6 सब्जेक्ट। इन्फॉर्मेशन बताई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे ऐसा पता था कि आप ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड दे सकते हो। नहीं नहीं, इन सारी एग्जाम सिवाय एफएमजी के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए डिग्री नहीं लगती है। तो अगर उस वक्त आपके पास रिसोर्सेस सारी चीजें हैं, अभी के तो बच्चे बहुत होशियार हैं, तो बिल्कुल आप लोग इन एग्जाम के लिए प्लान करो, बिकॉज यूएसएमएल के स्टेप वन में आपको 6 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जो हम नहीं पढ़ते वो है बायोस्टेटिस्टिक्स। उसके अलावा आपको माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, यही बेसिक जो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, यही आपके बेसिक फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो हर बच्चे को अपना जो भी इन एग्जाम के लिए मतलब सोच रहा है, प्लान कर रहा है, तो अपने सेकेंड ईयर के एंड में आपको बराबर आपका स्टेप वन देना चाहिए। फिर आप जब अपना स्टेप टू दोगे, तो उसमें आपको अराउंड स्टेप 4 साल तक के सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप बराबर अपना स्टेप टू अपने फोर्थ ईयर के बाद दे दीजिए। एंड आपका जब तक के एमबीबीएस होगा, छठे साल तक के, आप आपका स्टेप थ्री तक के भी कर सकते हो। तो इवेंचुअली आपके एमबीबीएस के साथ साथ आपका ये भी खत्म हो गया, तो आपके पास एक प्लान रहेगा कि हाँ, मुझे इसी कंट्री में आगे जाकर के पढ़ना है, बिकॉज इंडिया और आने में एक कोई थोड़ा फायदा सा नहीं। वो भी हो जाता है ना कि मतलब एफएमजी के ऊपर हम फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर बाहर की जी एग्जाम्स ही निकल गई तो फिर यूएसए में ही अगर निकल ही गई तो फिर इंडिया में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ये भी तो एक हर फायदा बच्चों हो को ऐसा जाता ही है। करना चाहिए। एंड यूएसएमएलई ओके। या अब्रॉड के ही ऑप्शंस को आप बच्चों को है जो ज्यादा देखना चाहिए, एज कम्पेयर टू एफएमजी। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया आपका। बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो जाएगी। और अगर थैंक यू आपको यश। मतलब कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है, आपको अगर कांटेक्ट करना है उसे, तो वो कैसे कर सकता है, आप बता दोगे? आप लाइक यश को कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको मेरा चैनल चाहिए तो आपको वो भी नहीं, मिल डायरेक्ट जाएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कोई आपका ऐसा पर्सनल नंबर जिस पे आप बस स्टूडेंट्स को अटेंड करते हो? तो मैं वो नंबर आपको शेयर कर दूंगी फिर वैसे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूंगा, आपको बच्चे डायरेक्ट जी, आपसे बातचीत कर सकते हैं। और आपका फ्री टाइम कब रहता है? मैं 5 से 7 बच्चों से बात करती हूँ, 5 to 7। ओके। और दीदी, आपके आगे के प्लान क्या है अभी? मैं अभी एफएमजी? फिलहाल एक एग्जाम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसकी क्लासेस मेरी 2 बजे तक के चलती है, लाइव क्लासेस चलती है। तो उसके बाद फिर मैं मतलब सारा थोड़ा काम करके अराउंड 5 to 7 में सारे बच्चों के जो कॉल है वो अटेंड करती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि आप 5 to 7 में मैं किसी बच्चे से बात कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच दीदी वंस अगेन। और आपको मेरी जितनी भी जनता है यूट्यूब की, अभी तो हजार ही है, लेकिन इन सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस आगे की लाइफ के लिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू यस, थैंक यू। और बिल्कुल हम अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे जब आपका बिल्कुल 25,000 क्रॉस कर लेगा, तो बहुत ही जल्द होगा, बट आप कंसिस्टेंट रहिए, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो बस। हाँ, बस वही बात है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी मैं घर पे हूँ, तो घर पे हम्म। सुबह उठो, हाथ में चाय, सारी चीजें हो जाती है, वहां पे थोड़ा खुद सही को भी बात है, मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ऊपर से तो आपका ट्राई ये सिक्स करूंगा ईयर मैं। भी है। और मैं ये चीज जरूर अभी मेरे गूगल टाइमलाइन पे तो आ ही जाएगी, मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके रखूंगा कि टू मतलब कितने बोले आपने, 25,000 ना? तो 25,000 पे बिल्कुल। जरूर अगला पॉडकास्ट आपके साथ ही होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक एंड यू दीदी, सो बेस्ट मच, ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय।